हेलो स्टूडेंट्स, आई एम कमलेश एंड पिछली वीडियोस में हम डिस्कस कर रहे थे रेस्टोरेशन को। तो रेस्टोरेशन के कुछ पॉइंट्स हैं, रिलीजियस और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स हैं, या जो पूरा हिस्ट्री का बैकग्राउंड है, या आपका रेवोल्यूशन है, रेस्टोरेशन लिटरेचर कैसा था। अब हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स डिस्कस कर रहे थे, जिसमें नियो क्लासिसिज्म हमने कर लिया था, एंशिएंट मास्टर का इमिटेशन, फ्रेंच मास्टर्स का इमिटेशन हमने कर लिया था। अब करेक्टनेस और अप्रोप्रिएटनेस हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। ठीक है, करेक्टनेस और अप्रोप्रिएटनेस मतलब जो रूल्स बनाए हैं, जिस तरह से लिखना है वो आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करने थे। ठीक है, मतलब एकदम करेक्ट होना चाहिए, एकदम अप्रोप्रिएट होना चाहिए। आपकी कंटेंट की क्वालिटी कैसी है वो मैटर नहीं करता, आपने किस तरीके से लिखा है वो ज़्यादा मैटर करता था। ठीक है, क्योंकि ये लोग जो है एंशिएंट क्लासिकल मास्टर्स को इमिटेट कर रहे थे और इनकी क्वालिटी बहुत कम थी, क्रिएटिविटी बहुत कम थी। क्योंकि क्रिएटिविटी नहीं थी, फ्लाइट ऑफ इमेजिनेशन नहीं था, इसलिए उन्होंने फ्रीडम को छोड़ के, मतलब फ्रीली अपनी मर्ज़ी से लिखने के बजाय क्या किया था, उन्होंने सिर्फ बहुत ज़्यादा रूल्स को फॉलो करके लिखा। जैसे कि एडवर्ड एल्बर्ट क्या कहते हैं, दे इवॉल्व द नंबर ऑफ रूल्स। उन्होंने सिर्फ रूल्स बना लिए विच कैन यूजफुली बी समराइज्ड इन द इंजंक्शन बी करेक्ट। मतलब सिर्फ तुम सही लिखो। ठीक है, तरीका लिखने का तुम्हारा सही होना चाहिए, तुम पूरे रूल्स को फॉलो करो, तुम पूरे अगर पोएम लिख रहे हो तो मीटर को फॉलो करो, राइम को फॉलो करो। क्या लिख रहे हो उसका कोई मतलब नहीं है, मतलब तुम्हारा खुद का एंथुजियाज़म लिखने का नहीं होना चाहिए। मॉडरेट ओपिनियन मॉडरेटली एक्सप्रेस्ड, मतलब तुम किसी चीज़ के बारे में भी खुल के अपने विचार नहीं दे सकते हो, मॉडरेटली एक बैलेंस्ड तरीके से तुमने लिखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा केयर के साथ कि कैसे लिख रहे हो, बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ इन पोइटिक टेक्निक, मतलब राइम, रिदम, जो मीटर है, जो राइम स्कीम है, वो एकदम आपका करेक्ट और एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये इनका तरीका था लिखने का। मतलब कंटेंट में क्वालिटी नहीं थी, क्वांटिटी या यूँ कहें कि रूल्स रेगुलेशन को ज़्यादा फॉलो कर रहे थे, बट इनके मैटर में या इनका कंटेंट उतना वैल्यूएबल, उतना वर्दी, ओरिजिनल, क्रिएटिव बिल्कुल नहीं था। ठीक है, अब देखो ये न्यू टेंडेंसी किस में थी, ये एज ऑफ पॉप में बहुत ज़्यादा थी। मतलब अलेक्जेंडर पॉप का जब टाइम था ना, तब इस तरह का लिटरेचर लिखा गया था। तो अब ये कहाँ पे था, ये रेस्टोरेशन में भी था, एज ऑफ पॉप में तो था ही था, रेस्टोरेशन पीरियड में भी रूल्स को बहुत ज़्यादा फॉलो किया जा रहा था। ठीक है, तो अब ड्राइडन वॉज द फर्स्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द न्यू आइडियाज़ दैट वर टू डोमिनेट इंग्लिश लिटरेचर टिल द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी। एक अकेला उस टाइम पे ड्राइडन था जिसको हम कह सकते हैं कि जिसने ओरिजिनली कुछ लिखा या ओरिजिनल आइडियाज़ जिसने क्रिएट करे थे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है रियलिज्म एंड फॉर्मलिज्म। मतलब रियलिस्टिक, मटीरियलिस्टिक वर्ड पे इन्होंने लिखा कि सामने से क्या दिख रहा है, बॉडी दिख रही है तो बॉडी प्लेजर जो होते हैं, फिजिकल जितने प्लेजर जो होते हैं, फैशन है, आपके अच्छे अच्छे कपड़े हैं, आपका मतलब फिजिकल प्लेजर्स, चाहे उसके लिए फिजिकल रिलेशंस आप बना रहे हो, तो उन सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस था। अंदर से इंसान कैसा है, अंदर से उसकी क्वालिटी कैसी है, उस चीज़ पे फोकस नहीं था। देखिए, restoration literature is realistic. It was very much concerned with life in London, with details of dress, fashions and manners. ठीक है, बाहर से आप कैसे किसी के साथ बात कर रहे हो तो वो दिखने में अच्छा लगना चाहिए, अंदर से चाहे आप उस इंसान को पसंद करें या ना करें। दिखावा मतलब पूरा शो ऑफ पे, फ्लैम्बॉयंस पे पूरा इनका फोकस होता था। अब देखो W.J. लॉन्ग ने क्या कहा है कि द अर्ली रेस्टोरेशन राइटर्स सॉट टू पेंट रियलिस्टिक पिक्चर्स ऑफ करप्ट कोर्ट एंड सोसाइटी। मतलब करप्शन तो था ही, तो ये ऑथर्स क्या किया, इन्होंने उस करप्टेड सोसाइटी को रियलिस्टिकली पेंट करने का, प्रेजेंट करने का काम किया। एम्फेसाइज्ड वाइसेस रादर देन वर्च्यूज़, मतलब गुणों की बजाय बुराइयों पे ज़्यादा फोकस किया। एंड गेव अस कोर्स मीन्स रूड, लो प्लेज विदाउट इंटरेस्ट और मॉरल सिग्निफिकेंस। और ऐसे ऐसे प्ले, लो प्ले मीन्स प्लेज ऑफ लो क्वालिटी, ऐसे प्ले हमें दिए, ऐसा थिएटर उन्होंने क्रिएट किया जिसमें कोई क्वालिटी नहीं थी, कोई मॉरल सिग्निफिकेंस नहीं था, कोई मॉरल वैल्यू नहीं थी। ठीक है, हॉब्स की तरह दे सो ओनली द एक्सटर्नल्स ऑफ मैन, बाहर की उन्होंने देखा कि उसकी बॉडी है, उसकी एपेटाइट्स हैं, उसके क्या फिजिकल नीड्स हैं, उन चीज़ पे फोकस किया। बट नॉट हिज सोल एंड हिज आइडियल्स, अंदर से वो कैसा है, उसमें क्या गुण है, कैसा उसका नेचर है, क्या उसमें क्वालिटीज़ हैं, उन चीज़ों पे कोई फोकस नहीं था, बाहरी दिखावे पे ज़्यादा कंसंट्रेशन था उस टाइम पे राइटर्स का।
The Restoration writers eschewed all extravagances of thought and language and aimed at achieving directness and simplicity of expression. मतलब जैसे पहले होता था कि जो एक सिंपल थॉट है, एक सिंपल जैसे किसी लेक को देख के कोई पोएम लिख रहा है तो उस पर ऐसी ऐसी लाइनें लिखी जाती थी, इतना ब्यूटीफुली उसको प्रेजेंट किया जाता था. लेकिन अब क्या था कि इस एक्स्ट्रावेजेंस को छोड़ो, कि जो तुम फालतू का लिख रहे हो ना उसको छोड़ो, बस टू द पॉइंट बात करो, डायरेक्ट बात करो और सिंपली उसको एक्सप्रेस करो. मतलब जो मेटाफर्स हैं, जो आप लैंग्वेज को डेकोरेट करते हैं या एक ही चीज़ को आप अलग अलग तरह से एक्सप्रेस करके बता रहे हैं, वो सब चीज़ें यहाँ पे ख़त्म थी. टू द पॉइंट लिखो, टू द पॉइंट बात करो, जो बताना चाहते हो उसको सिंपल तरीके से कम से कम शब्दों में उसको ख़त्म करो. तो ड्राइडन एक्सेप्टेड द एक्सीलेंट रोल फॉर हिज प्रोज एंड अडॉप्टेड द हीरोइक कपलेट. ड्राइडन ने क्या किया, हीरोइक कपलेट उस टाइम पे इनोवेट किया, ठीक है, एज द नेक्स्ट बेस्ट थिंग फॉर द ग्रेटर पार्ट ऑफ दिस हिज पोइट्री या दिस पोइट्री. उस टाइम पे जो पोइट्री लिखी थी ये ड्राइडन ने लिखी है, इसके बाकी कंटेम्प्रेरीज ने लिखी. उस टाइम पे इन्होंने हीरोइक कपलेट को इनोवेट किया था, ठीक है. इट इज़ लार्जली ड्यू टू ड्राइडन दैट राइटर्स डिवेलप्ड फॉर्मलिज्म ऑफ स्टाइल. बहुत ही फॉर्मल तरीके से, कैजुअल नहीं था, फॉर्मल था. मतलब जितना करना है उतना ही बोलो, उसी तरीके से बोलो, बस बात खत्म. उसको बढ़ा चढ़ा के या उसको ज़्यादा डेकोरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है. ऑलमोस्ट मैथमेटिकल एलिगेंस, मैथमेटिक्स में होता है ना, जैसे जितना ज़रूरत है उतना ही आप लिखते हो, ठीक है. हिंदी का पेपर अटैम्प्ट कर रहे हो आप, अपने तरफ से बहुत सी चीज़ें ऐड कर रहे हो. आप इंग्लिश लिटरेचर का अटैम्प्ट कर रहे हो तो अपनी क्रिएटिविटी दिखा रहे हो. लेकिन मैथ्स में टू द पॉइंट साइज उतना ही लिखना है जितना लिखने की ज़रूरत है. तो ऐसा इनका एटीट्यूड था. मिसकॉल्ड क्लासिसिज्म. क्लासिसिज्म क्योंकि नाम दे दिया क्लासिसिज्म, लेकिन क्लासिकल ऑथर्स की जो क्रिएटिविटी थी, जो ओरिजिनलिटी थी, वो इनमें बिल्कुल भी नहीं थी. तो ये इंग्लिश लिटरेचर के आगे कुछ टाइम तक मतलब उसका ये एक तरीका बन गया था, सिस्टम बन गया था लिखने का. नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पोइट्री कैसी थी. रेस्टोरेशन वॉज एन एज ऑफ पोइट्री. मतलब इस टाइम पे पोइट्री भी खूब लिखी गई थी. नॉट ओनली वॉज पोइट्री द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ लिटरेचर बट इट वॉज ऑल्सो द मोस्ट सिग्निफिकेंट. इंपॉर्टेंट भी थी और सिग्निफिकेंट भी थी. एज पोएम्स अफेक्टेड पोलिटिकल इवेंट्स एंड इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड द टाइम्स. उस टाइम की पोइट्री में उस टाइम के पोलिटिकल जो सिस्टम था उसको बहुत अच्छे से दिखाया गया था. मतलब अगर दो पोलिटिकल पार्टीज़ में कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं तो पोइट्रीज ऐसी लिखी थी कि कंटेम्प्रेरी पोलिटिकल सिनेरियो को एज इट इज़ उसमें प्रेजेंट किया गया था, ठीक है. इट वॉज टू हिज ओन पीपल एन एज डोमिनेटेड ओनली बाय द किंग. क्योंकि किंग का डोमिनेंस था, ठीक है. उसने चर्च से या बाकी अथॉरिटीज़ के पास कोई पावर नहीं छोड़ी. रॉयल एब्सोल्यूटिज्म था, मतलब एब्सोल्यूट पावर है किंग के पास. Throughout the period, the lyric, aerial, historical and epic poem were being developed. तो इस तरह की पोइट्री उस टाइम पे लिखी जा रही थी. तो पोइट्री थी कैसी, बहुत ही फॉर्मल थी, इंटेलेक्चुअल थी, रियलिस्टिक थी. अब आपको ये शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है कि उस टाइम की पोइट्री कैसी थी या इसके लिटरेचर के कैसे करेक्टरिस्टिक्स थे, फ्रेंच मास्टर को कैसे इमिटेट किया था. तो ये पॉइंट आपको शॉर्ट में भी आ सकते हैं या शॉर्ट में ये आ जाएगा कि रेस्टोरेशन लिटरेचर किस तरीके का था. तो ये फुल फ्लेज्ड कंटेंट है. अब चाहे शॉर्ट क्वेश्चन आए चाहे लेंदी क्वेश्चन आए तो आपको इसी में से अपने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर करने हैं, ठीक है. तो पोइट्री को हम डिस्कस कर रहे थे कि पोइट्री बहुत फॉर्मल थी, इंटेलेक्चुअल थी, रियलिस्टिक थी. मतलब फॉर्म ज़्यादा ज़रूरी था सब्जेक्ट मैटर से. मतलब कंटेंट लिखा क्या है उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि लिखा कैसे है, ठीक है. जैसे कि S.A. ब्रूक ने कहा है, द आर्टिफिशियल स्टाइल सक्सीडेड टू एनी एक्सटिंग्विश्ड द नेचुरल. मतलब नेचुरल स्टाइल को ख़त्म कर दिया था और आर्टिफिशियल स्टाइल आ गया था. और टू पुट इट अदरवाइज, और अगर दूसरे तरीके से बोलें तो अ मोर इंटेलेक्चुअल पोइट्री फाइनली ओवरकेम पोइट्री इन विच इमोशन ऑलवेज अकम्पनीड थॉट. मतलब पोइट्री क्या मानी जाती है कि पोइट्री आपके दिल को छूनी चाहिए, आपके हार्ट को अपील करनी चाहिए, वो इमोशनली मूव करे आपको. लेकिन इस टाइम पे ऐसी पोइट्री थी जिसका दिल से या इमोशन से कोई लेना देना नहीं था. इंटेलेक्चुअल मतलब दिमाग से रिलेटेड थी. मतलब टू द पॉइंट चीज़ें लिखी गई हैं, कोई ब्यूटीफुल लैंग्वेज या डेकोरेटेड लैंग्वेज नहीं थी. टू द पॉइंट प्रिसाइज इंटेलेक्चुअल लैंग्वेज एंड इंटेलेक्चुअल कंटेंट, ठीक है. ऐसी पोइट्री थी. पोइट कौन कौन से थे फेमस उस टाइम पे थे? जॉन ड्राइडन एंड सैमुअल बटलर, ठीक है. तो जॉन ड्राइडन ने काफ़ी, जैसे एक एब्सलम एंड अकीटोफेल लिखी, जो ये एक इसकी पॉलिटिकल एलिगरी थी. मेडल है एक इसकी पोएम जो इसने जॉर्ज शेफ्सबरी, उस टाइम का एक कंटेम्प्रेरी था इसका, पोइट था दूसरा, उस पर अटैक किया था. उस पर एक सटायर था जो मेडल है. मैक फ्लेकनो भी एक बाइटिंग अटैक है
उसके फ्रेंड पे, थॉमस शेडवेल पे, मतलब सेटायर्स बहुत ज़्यादा लिखे थे जॉन ड्राइडन ने, एक दूसरे पोइट्स का मजाक बनाना या उनको क्रिटिसाइज़ करना, इस तरह की बुक्स इसने बहुत लिखी थी। रिलीजियो लेसी और हिंद एंड द पैंथर है ना, इनके जो थीम थे वो रिलीजियस थे या डॉक्ट्राइन होता है प्रवचन देना, इस तरह का कुछ, ठीक है, मतलब जिसमें प्रिंसिपल्स बताए जाते हैं। और इसने स्टोरी, एक ग्रेट स्टोरी टेलर भी था। और कहाँ पे इसने स्टोरी बताई थी? द फेबल्स में। फेबल्स होते हैं स्टोरीज, एक तरह से स्टोरीज जिनमें कि कैरेक्टर्स कौन होते हैं? एनिमल्स को कैरेक्टर्स बनाया जाता है, उनको फेबल्स बोला जाता है, ठीक है। इसने सेंट सिसिलियाज डे या अलेक्जेंडर फीस, ये इसकी लिरिक पोएम्स थी, मतलब लिरिक पोएम जिनको म्यूजिक भी दे के गाया भी जा सके, उनको लिरिक पोएम बोलते हैं। ड्राइडन इज़ द रिप्रेजेंटेटिव पोइट ऑफ हिज एज, क्योंकि इस एज को, रेस्टोरेशन एज को एज ऑफ ड्राइडन भी बोला जाता है, मतलब ये उस एज का सबसे फेमस, सबसे बेस्ट लिटरेरी पर्सन था। He began the neoclassical age in literature. It was his influence and example which lifted the classical couplet for many years as the accepted measure of serious English poetry. हमने पहले ही कहा कि इसने हीरोइक कपलेट शुरू किया था, जिसको क्लासिकल कपलेट बोला जाता था। इसी ने इसको इनोवेट किया था, इसी ने फेमस बनाया था, और आगे चल के काफ़ी टाइम तक ये बहुत फेमस रहा था। नेक्स्ट है आपका सैमुअल बटलर। बटलर की जो हुडीब्रास है, ये किस पे सटायर है? प्यूरिटन्स पे, मतलब क्रिश्चियनिटी की जो एक ब्रांच है ना, प्यूरिटनिज्म, उस पर सटायर किया था किसने? बटलर में। कौन सी बुक में? हुडीब्रास में। इट वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय द सटायर्स ऑफ राबिलास एंड करवांटेस। ये जो दो क्लासिकल ऑथर हैं, ठीक है, ये भी क्या लिखते थे? सटायर्स लिखते थे। जो सैमुअल बटलर का सटायर है, ये इसी से इंस्पायर्ड है। इट हैज़ जेन्युइन फ्लैशेस ऑफ कॉमिक इनसाइड, इसमें कॉमेडी भी काफ़ी है। इट इज़ अ ग्रेट पीस ऑफ सेटिरिकल पोइट्री एंड इट स्टैंड्स नेक्स्ट टू ड्राइडन्स एब्सलम एंड अकीटोफेल। ड्राइडन की जो बुक है एब्सलम एंड अकीटोफेल, ये बहुत फेमस है, मतलब ये पॉलिटिकल सटायर है। और इससे जो बटलर ने लिखा है, ये क्या है? इससे नेक्स्ट है, मतलब अगर इसकी पहले नंबर पे है तो इसकी दूसरे नंबर पे आएगी, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट था सैमुअल बटलर। तो अगर आपसे शॉर्ट क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि किन्हीं भी एक या दो पोइट को आप डिस्क्राइब करिए जो रेस्टोरेशन पीरियड में थे, तो आप इन दोनों का डिस्क्रिप्शन वहाँ पे दे सकते हैं। अब बात आती है प्रोज की, कि प्रोज कैसा था। तो प्रोज ऐसा लिखा जाता था जो जिसमें क्रिश्चियन या रिलीजियस थीम बहुत ज़्यादा होते थे, ठीक है, क्रिश्चियन थीम होते थे, रिलीजियस थीम होते थे। बट द रेस्टोरेशन ऑल्सो सॉ द बिगिनिंग्स ऑफ टू जॉनराज दैट वुड डोमिनेट लेटर पीरियड्स। कौन कौन से जॉनरा? फिक्शन और जर्नलिज्म। जर्नलिज्म इसी यूँ कहें कि इसी टाइम पीरियड में शुरू हुआ था, ठीक है। लोगों ने आर्टिकल्स लिखने शुरू किए थे, जर्नल्स छापने शुरू किए थे। जो रिलीजियस राइटिंग थी, अब देखो रिलीजियस, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, ये तीनों एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। मतलब जो रिलीजियस पोइट्री है ना, उसमें आपको पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पॉइंट्स भी दिखेंगे, और अगर किसी ने कोई पॉलिटिकल बुक लिखी है तो उसमें रिलीजियस और इकोनॉमिक एलिमेंट्स दिखेंगे। तो ये एक तरह से ब्लेंड करके लोगों ने लिखा था, ठीक है, क्योंकि रिलीजन और पॉलिटिक्स दोनों एक ही थे उस टाइम पे। क्योंकि जैसे रिलीजन अलग अलग बंटे हुए थे लोगों के, कोई कैथोलिसिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई प्रोटेस्टेंटिज्म को फॉलो कर रहा है, कोई प्यूरिटनिज्म को फॉलो कर रहा है। अब जो प्यूरिटन्स हैं वो किसी एक स्पेसिफिक पार्टी को फॉलो कर रहे हैं, विग या टोरी में से। तो इस तरह से रिलीजियस और पॉलिटिकल जो एलिमेंट्स हैं ये ब्लेंड होते थे उस टाइम के प्रोज में, ठीक है। मॉडर्न प्रोज इसी टाइम पे लिखना शुरू हुआ था, जैसे कि मैथ्यू आर्नल्ड कहते हैं, द रेस्टोरेशन मार्क्स द बर्थ ऑफ आवर मॉडर्न इंग्लिश प्रोज। इट इज़ बाय इट्स ऑर्गेनिज्म एंड ऑर्गेनिज्म अपोज टू लेंथ एंड इन्वॉल्वमेंट द इनेबलिंग अस टू बी क्लियर, प्लेन एंड शॉर्ट। मतलब ज़्यादा लेंथी और ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है, अपने क्लियर, प्लेन और शॉर्ट में लिखना है, ठीक है। That English prose after the restoration breaks with the styles of the times preceding it। तो यही एक इसका मेन फीचर था जिसने इसको इनके पहले वाले टाइम के स्टाइल से अलग बनाया। और ये इंटेलेक्चुअलिज्म और रैशनलिज्म की, रैशनल थिंकिंग लोगों ने करना शुरू किया था, तो इसको उसका एज बोला जाता है। और उस टाइम के प्रोज के लिए ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी थी। लोगों का रैशनलिज्म में और साइंस में इंटरेस्ट है वो बढ़ता जा रहा था। Various political parties and groups and growing interest in day-to-day activities encouraged journalism। क्योंकि पार्टी पॉलिटिकल जो सिनेरियो था वो काफ़ी इन्हांस हो रहा था, पॉलिटिकल ग्रुप्स बन रहे थे, रिलीजियस ग्रुप्स बन रहे थे, तो इस वजह से लोगों ने जर्नलिज्म को अपनाया
और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल तरीके से उन्होंने प्रोज लिखना शुरू किया। कॉफ़ी हाउसेस बनने लगे, ड्राइंग रूम्स, मतलब जहाँ पे कॉफ़ी हाउसेस जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर डिस्कस कर रहे हैं कि हमारा रिलीजन कैसे चल रहा है, पॉलिटिकल सिस्टम क्या है। जैसे आज भी लोग अगर बैठे हों कहीं पे तो हमारे यहाँ क्या बातें होती हैं, पॉलिटिक्स की बातें होती है कि बीजेपी ऐसी है, बीजेपी वैसी है, कांग्रेस ऐसी, कांग्रेस वैसी। तो इस तरह से जो कॉफ़ी हाउसेस थे या ड्राइंग रूम्स थे वहाँ पे इसी तरह का डिस्कशन चल रहा था और इसी वजह से प्रोज जो है वो काफ़ी इंप्रूव कर रहा था, क्योंकि उसमें आपको देखो प्रोज लिखना आसान है, पोइट्री के लिए फिर भी टैलेंट चाहिए। तो ये एक ईजी तरीका था क्योंकि उस टाइम पर टैलेंट की बहुत कमी थी, ठीक है, लिटरेरी टैलेंट था ही नहीं। तो लोग डिस्कस करते थे वेरियस टॉपिक पे जो जनरल इंटरेस्ट के हों। इसी तरह से जनरल इंटरेस्ट मींस कॉमन, जैसे अगर लेडीज़ इकट्ठी होकर बात करेंगी तो किस पे, सूट्स पे, मेकअप पे, इस तरह के उनके पॉइंट्स होंगे, ठीक है, टॉपिक्स होंगे। और जब अगर जेंट्स इकट्ठे होते हैं तो उनकी ज़्यादातर पॉलिटिकल एलिमेंट्स पे उनकी बात होती है। तो मतलब जनरल इंटरेस्ट के पॉइंट्स पे वो लोग डिस्कस करते थे। ईजी और कन्वर्जेशनल स्टाइल था, मतलब जिस तरह से बात कर रहे हैं उसी तरीके से एज इट इज़ फिर वो लोग प्रोज लिखते थे, ठीक है। तो इससे विच प्रॉपरली एक्सप्रेस्ड द टेस्ट एंड द इंटेलेक्चुअल मेकअप ऑफ द न्यू रीडिंग पब्लिक इवॉल्व। लोग वैसा ही लिख रहे थे और पढ़ने में भी उनका वैसे ही कंटेंट में इंटरेस्ट था। तो दिस वेरियस फैक्टर्स contributed to the evolution of modern prose during the restoration period. John Dryden, जिसका लाइफ स्पैन है 1631 से 1700, was one of the greatest prose writers of this period, ठीक है। ये ग्रेटेस्ट पोइट भी था और ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर भी था उस टाइम का। इसने बहुत सारे प्रीफेस लिखे हैं। इसका ऐसे है, ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोइट्री, मेक हिम द लीडर ऑफ दैट मॉडर्न प्रोज। ये मतलब सबसे इसकी बेस्ट बुक मानी जाती है, ठीक है, जिसमें स्टाइल इजी है, अनअफेक्टेड है, मोल्डेड टू द सब्जेक्ट है, इन विच प्रॉपर वर्ड्स आर प्लेस्ड इन देयर प्रॉपर प्लेसेस। मतलब एक सही एक्यूरेट करेक्ट तरीके से इसने लिखा है। जॉन बनियन ने 2 एलिग्री लिखी हैं, एक तो ग्रेस अबाउंडिंग, ग्रेस अबाउंडिंग इसकी ऑटोबायोग्राफी है, किसकी, जॉन बनियन की, और दूसरी है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। ये 2 एलिग्रीज हैं और एक इसकी बुक है द लाइफ एंड डेथ ऑफ मिस्टर बैडमैन। बनियन को इंग्लिश नॉवेल का पायनियर कहा जाता है, मतलब इसने नॉवेल लिखना शुरू किया था उस टाइम पे। पिलग्रिम्स प्रोग्रेस ये बहुत रिमार्केबल है, अपने कैरेक्टर्स के लिए फेमस है, प्रेजेंटेशन ऑफ कंटेम्प्रेरी लाइफ, उस टाइम पे लोगों का लाइफ सिस्टम कैसा था वो चीज़ इसने इस बुक में दिखाई है। ड्रामेटिक इंटरेस्ट है, इसका जो स्टाइल है वो एकदम सिंपल, क्लियर, ल्यूसिड है, बिब्लिकल एंड कोलॉक्वियल। कोलॉक्वियल मतलब जो जर्नल जिस लैंग्वेज में बात करते हैं ना उसी लैंग्वेज में इसने लिखा है, ठीक है। कोई उसको बढ़ा चढ़ा के या लैंग्वेज को डेकोरेट करने की कोशिश नहीं की है। बहुत ही ऑर्डिनरी या फैमिलियर जो कन्वर्सेशन होता है उसको बोलते हैं। ल्यूसिड होता है जब चीज़ों को बहुत ही क्लियरली हम एक्सप्रेस करते हैं, जो इजीली अंडरस्टैंडेबल होती हैं, उसको ल्यूसिड बोला जाता है। डायरीज लिखी गई उस टाइम पे। डायरी राइटर फेमस कौन थे, एक तो सैमुअल पेपीज, इसकी डायरी बहुत फेमस है जो ऑलमोस्ट इसने 9-10 सालों तक कॉन्टीन्यूस लिखी थी। फिर इसको लगने लगा कि इसकी आई साइट बहुत वीक हो रही है, क्योंकि उस टाइम लाइट नहीं था, तो जो लैंप जला के लोग रात को लाइट करते थे, ठीक है। तो इसको लगने लगा कि मेरी जो आई साइट है वो बहुत वीक हो रही है और अगर मैं किसी दूसरे से लिखवाता हूँ तो मतलब मेरी प्रिवेसी ख़राब हो जाएगी फिर, इसलिए इसने डायरी लिखना छोड़ दिया था। इसकी डायरी में उस टाइम की कंटेम्प्रेरी लाइफ को, लंदन लाइफ को बहुत इलेबोरेटिवली दिखाया गया कि किस तरह का लाइफ स्टाइल था, क्या लोगों का रूटीन था। तो मतलब उस टाइम के कंटेम्प्रेरी सोसाइटी के बारे में इसकी डायरी से बहुत सारा नॉलेज हमें मिलता है। इसमें एक अनअफेक्टेड नेचुरलनेस थी स्टाइल की और नरेटिव स्किल, मतलब इसने नरेट किया था, जैसे चीज़ों को समझाया था, तो वो सबसे अलग स्किल था इसका। एज ए हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट इट प्रोवाइड्स एन इंटरेस्टिंग व्यू ऑफ द लाइफ ऑफ रेस्टोरेशन लंदन, मतलब उस टाइम के लंदन की क्या लाइफ थी इसकी डायरी में ये साफ साफ दिखता है। जो अब इवलिन था एक और डायरी राइटर, जॉन इवलिन, उसकी डायरी वॉज रिटन विद एन आई ऑन द पब्लिक। इट इज़ अ मोर फिनिश्ड प्रोडक्शन इन द मैनर ऑफ स्टाइल। ये इसका स्टाइल बहुत अच्छा था। अदर राइटर्स हु डिज़र्व मेंशन आर लॉर्ड हैलिफैक्स है, सर विलियम टेम्पल है, थॉमस हॉब्स, सर जॉन लॉक्स है। तो ये उस टाइम के डायरी राइटर्स थे। और अगर प्रोज में बात करें तो सबसे ज़्यादा बेसिकली किसका डिस्क्रिप्शन आया है, एक आपके जॉन ड्राइडन का और दूसरा जॉन बनियन का, ठीक है। और डायरी में ये सारे आ जाएंगे। फिर है कि थिएटर किस तरह का था, क्योंकि थिएटर पे तो बहुत ज़्यादा फोकस था चार्ल्स II का, क्योंकि 1660 में जैसे ये पावर में आए तो इसने सबसे पहले क्या किया, थिएटर्स को रीओपन किया था, ठीक है।
तो इस जब रीओपन हो गया, सारे बैन हट गए, तो ड्रामा ने बहुत ही क्विकली अबंडेंटली मतलब बहुत बड़े लेवल पे खुद को स्प्रेड किया था, क्रिएट किया था। 2 थिएटर कंपनीज खुली, किंग्स और ड्यूक्स कंपनी वर इस्टेब्लिश इन लंदन विद 2 लग्जीरियस प्ले हाउसेज बिल्ट टू डिज़ाइंड बाय क्रिस्टोफर रेन, और 2 जो थिएटर हॉल भी बने, प्ले हाउसेज भी बने, जिसका डिज़ाइनर कौन था? क्रिस्टोफर रेन, एंड फिटेड विद मूवेबल सीनरी और थंडर एंड लाइटनिंग मशीन्स। मतलब इस तरह से वो बनाए गए कि उनमें पूरी तरह के जो प्रॉप होते हैं स्टेज के ऊपर जब हम यूज़ करते हैं डांसिंग के टाइम पे या थिएटर कोई ड्रामा प्रेजेंट करते टाइम पे, तो बहुत अच्छा उनका पूरा वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था। अब देखो, इसको आप छोड़ दीजिएगा, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। फिर हम चलते हैं द थिएटर्स जो 1642 में क्लोज हो गए थे, अब रेस्टोरेशन में वो ओपन हो रहे हैं। दे बिकेम द रिटॉयस हॉन्ट ऑफ द अपर क्लास। हॉन्ट होता है जैसे अड्डा, मतलब बड़े लोगों का, तो वो एक मौज मस्ती करने का अड्डा बन गया था, ठीक है, जो थिएटर्स थे। द प्लेस रिटर्न for the play houses were distinctly calculated by the authors to appeal to a courtly and cavalier audience। मतलब कोर्टली और क्वेलियर, जो लोग कोर्ट से जुड़े हुए थे या बड़े जो लोग थे, एलाइट पीपल थे, कॉमन मासेस के लिए नहीं, बड़े लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए उस टाइम पे ड्रामा ज़्यादा लिखा जा रहा था। इट इज़ दिस दैट एक्सप्लेन्स द राइज ऑफ द हीरोइक ट्रेजिडी एंड डेवलपमेंट ऑफ द कॉमेडी ऑफ मैनर्स। एक हीरोइक ट्रेजिडी और कॉमेडी ऑफ मैनर्स, ये 2 तरह के, जिस कॉमेडी ऑफ मैनर्स क्या थे, जिसमें उस टाइम की कंटेम्प्रेरी लाइफ के मैनरिज्म को सटायर दिया जाता था या उस पर व्यंग कसा जाता था या उसका मजाक उड़ाया जाता था मैनरिज्म का, ठीक है। तो ये इस तरह की कॉमेडी ऑफ मैनर प्लेज होते थे उनके। और जो हीरोइक ट्रेजिडी थी उसमें बहुत ही आर्टिफिशियल सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स होती थी ऑनर के सब्जेक्ट पे, मतलब किसी इस इंसान को एक हीरो के रूप में दिखाया जाता है, सब उसमें अच्छे अच्छे गुण हैं और वो मतलब रियल नहीं लगते थे, बहुत ही आर्टिफिशियल तरह का उसका रिप्रेजेंटेशन होता था। एंड द रेस्टोरेशन कॉमेडी ऑफ मैनर्स रिफ्लेक्टेड द मॉरली विशियस, मतलब जो मॉरल विशियस मतलब जो बुराइयाँ थी उनको रिफ्लेक्ट करते थे, बट इंटेलेक्चुअली ब्रिलियंट एटमोसफियर ऑफ द सलून्स एंड चॉकलेट हाउसेज। मतलब ऐसे ऐसे सीन्स थे, जैसे चॉकलेट हाउस का सीन है या सलून का सीन है, तो वहाँ पे लोग कैसे बैठे हैं, कैसे बात कर रहे हैं, क्या उनके मैनरिज्म है, तो उस चीज़ पे बहुत ज़्यादा उसको लाफिंग स्टॉक बना के ऐसे प्लेज लिखे जाते थे। मतलब इस तरह के सीन का या लोगों का फैशन का, उनके बात करने के तरीके का, सुपरफिशियल जो उनके मैनर थे उनका मजाक बनाया जाता था, ठीक है। तो ये हो गया आपका थिएटर, आप इस पॉइंट को छोड़ सकते हैं, इसका ज़रूरी नहीं है, आप यहाँ तक इतना और इतना थिएटर्स के पॉइंट को कर सकते हैं। तो ये था जी आपका रेस्टोरेशन पीरियड, रेस्टोरेशन लिटरेचर मेरी तरफ से ये कंप्लीट हो गया है। आई होप कि ये पूरा जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा। तो ऐसे टाइप क्वेश्चन के पॉइंट से भी और शॉर्ट के पॉइंट से भी हर चीज़ को मैंने कवर करने की कोशिश की है। सो आई होप कि ये आपको अच्छे से समझ आया होगा। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग एंड कीप लविंग लिटरेचर।